हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। मैं मोहित वासवान और आज है 10 जनवरी 2021 और डेली की तरह हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर जो उस दिन का रहता है। और आज को ये हम सीरीज़ नए अंदाज में करने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर ये सभी वनडे एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, टेट सभी के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो बस आप देखते रहिए और जुड़े रहिए। और आपने जो पिछले लास्ट दिनों में जो बहुत अच्छा सपोर्ट किया है उसको बस बनाए रखें। तो हमने कल आपको जो लास्ट वाली सीरीज़ थी उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। आपसे कहा था कि आप उनके जवाब दें कमेंट बॉक्स में। और तो आज मैं उन क्वेश्चनों का यहाँ डिस्कस करूँगा और उनका जो सही आंसर था वो आपको बताऊँगा। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। हालांकि जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके द्वारा 26 नवंबर 1949, कब 26 नवंबर 1949 को ही इसे पारित कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और इसी को किसको 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अब इसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही एक है, लेकिन अगर इसकी हम सभी डायमेंशन को देखें तो हमें यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसी को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस हो गया क्योंकि इस दिन इसको पारित किया गया था संविधान को संविधान सभा द्वारा। लेकिन संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है हमारा गणतंत्र दिवस। ये तो आप सबको पता होगा। और 26 जनवरी आने वाली भी है, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। और उसी के नीचे एक वैसे ऑप्शन दिया गया है 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। तो इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई इसी क्वेश्चन के तहत। वैसे इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन बी था, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। और इसी में मैं बता देता हूँ जो संविधान का वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है वो कौन है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है। इसमें पूछा गया था कि भारत के संविधान का प्रकार है। ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी संक्षिप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लिखित। जो भारत का संविधान है वो लिखित है संविधान है। और ये किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। किसी अन्य देश का नहीं है इतना बड़ा संविधान। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ मैंने इस सीरीज़ में एक नई चीज़ ऐड की है। हम डेली यहाँ पे एक मोटिवेशनल कोट ऐड करेंगे, क्योंकि जो पढ़ाई है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली रहती है और एक लंबी रेस हम इसको बोल सकते हैं, एक लंबी दौड़ होती है। तो इसमें बोरियत फील होने लगती है, कभी कभी बोर होने लगते हैं और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जैसे नहीं बस अब मेरे बस की नहीं है, मतलब हमको नेगेटिविटी आने लगती है। तो सब के लिए हमें इन सब चीज़ों से
जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, और हमको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, कोट्स और कोई भी स्टोरी वो हमको पढ़ते रहना चाहिए। तो आज का ये क्या है कि डिस्टेंस लेंड्स एन्चेंटमेंट टू द व्यू। जो इसका मतलब है हिंदी में वो यह है कि जो दूरी है वो दृश्य को अच्छा बनाती है या मनोहर बनाती है। दूरी, यहाँ दूरी की बात की गई है। जैसे अगर इसको हिंदी मुहावरे में देखें तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि जो घर का जोगी जोगड़ा अन्य गांव का सिद्ध। मतलब जो अपने पास का होता है, अपने घर का होता है, हमें वो तो भले ही वो जोगी हो, वो जोगड़ा दिखता है, लेकिन जो किसी अन्य गांव का हो, वो कैसा भी हो, अगर दूर का है तो वो हमको अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये है, तो हमें जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो अपने घर में, अपने आसपास, अपने दोस्त और जो भी हो सके उन सब से सीखनी चाहिए। वो अगर वो हमको फ्री में अवेलेबल हैं तो भी हमको वो सीखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें पैसों से ही मिलती हैं, ठीक है। तो आप उन्हें जहाँ से भी आपको जो भी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं आपको सीखना चाहिए। आप अपने दोस्त से सीख सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर से सीख सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव से सीख सकते हैं। बस आपको अच्छी चीज़ें सीखनी है। चलो, तो अगर आपको ये आज का जो मोटिवेशनल कोट है ये अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं इसको कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू रखा जाए। देखते हैं आज का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि वह वन्य जीव जिसके पुनर्वास हेतु बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें किसी वन्य जीव की बात की गई। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए चीता है, ऑप्शन बी कछुआ है, ऑप्शन सी बारकिंग हिरण है, ऑप्शन डी भालू है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कछुआ। जो बिहार सरकार द्वारा जो भागलपुर वन प्रभाग में कछुओं के प्रथम पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है। यह राज्य में मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए प्रथम सेवा केंद्र होगा। अच्छा, यहाँ क्यों की जा रही है भागलपुर में? तो कोई भी जीव है उसके रहने के लिए कुछ भौगोलिक दशाएं होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से गंगा बहती है और गंगा का ताज़ा पानी होता है जो कि कछुओं के लिए बहुत ही अनुकूल दशा उपलब्ध कराता है। तो इसलिए यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित कृषक नवोन्मेष कोष का संबंध है। ऑप्शन ए कृषि में वैज्ञानिक नवाचारों को बढ़ावा, ऑप्शन बी कृषक सहायता केंद्र स्थापित करने हेतु, ऑप्शन सी किसानों को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु, और इसका एक नीचे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हम पहले एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें से एक नई चीज़ भी सीखेंगे। इसमें नाम दिया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर अनुसंधान को रिसर्च बोलेंगे और परिषद को कौन। इससे हमारी इंग्लिश वोकैब भी अच्छी होती है और हमको जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं उनके मीनिंग भी, जैसे अगर कहीं पूछा जाता है कि IARC का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप वहाँ पे आसानी से सही आंसर टिक कर सकते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। तो IARC द्वारा स्थापित कृषक नवोन्मेष कोष का संबंध है। अच्छा, हम इसको भी थोड़ा इंग्लिश में समझते हैं। कृषक मतलब फार्मर, नवोन्मेष इसका मतलब होता है इनोवेशन से, कोई भी नई खोज करना, ठीक है, इनोवेशन। और कोष को इंग्लिश में बोलते हैं फंड। तो यहाँ से आपकी थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी होती है। और इंग्लिश में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें शब्द हैं वो हिंदी में कठिन लगते हैं लेकिन वो इंग्लिश में वही आसान लगते हैं। तो ये फार्मर इनोवेशन फंड का संबंध किससे है? तो जैसे इनोवेशन का नाम आया तो इसमें आपको थोड़ा इससे हेल्प मिल जाएगी। यहाँ भी नवाचार की बात की गई है गैस करने में। और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कृषि में वैज्ञानिक नवाचारों को बढ़ावा। और जो इसका सेंटर है इस योजना के अंतर्गत वो नई दिल्ली में स्थापित किया जाना, जो इनोवेशन सेंटर है वो नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या वह प्रथम अमेरिकी राज्य जहां इंटरनेट से संबंधित राज्य स्तरीय उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम पारित किया गया है। ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी फ्लोरिडा, ऑप्शन सी टेक्सास, ऑप्शन डी न्यू जर्सी। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए कैलिफोर्निया। ये आपको जस्ट फैक्ट के लिए एक याद रखना है, ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस जस्ट आपको एक फैक्ट के रूप में याद रखना अगर ये आता है तो। ठीक है, हाँ कैलिफोर्निया, बहुत ही जी याद रखना। बस आपको वहाँ पे चीज़ों को इस हिसाब से पढ़िए, रटिए मत कि बस अगर आपको वो कहीं दिखाई दे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ इसका तो आंसर ये है। जैसे हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे जानने वाले होते हैं, हम सभी को याद थोड़ी ना रखते हैं। बस एक बार कभी देखा तो अगर फ्यूचर में इन केस वो अगर आगे कभी मिलते हैं तो याद आ जाता, अरे यार ये तो हमें वहाँ मिले थे उनके साथ, ऐसे करके। तो इसी टाइप से हमको करंट अफेयर को भी उसी टाइप से याद रखना है मोस्टली, कि जो आज हम यहाँ देख रहे हैं और अगर हम उसे एग्ज़ाम में देखते हैं और कहीं नहीं, एग्ज़ाम में अगर देखें तो हमको तुरंत याद आ जाए ये तो हमने वहाँ देखा था। इसका सही आंसर ये है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका ईरान के संबंध में जूस कोजेंस कन्वेंशन से तात्पर्य। नाम देखो, नाम कितना अच्छा है, जूस कोजेंस। तो इसका तात्पर्य किससे? ऑप्शन ए नागरिक सुरक्षा से, ऑप्शन बी सांस्कृतिक स्थल सुरक्षा, ऑप्शन सी वन्य जीव सुरक्षा, ऑप्शन डी जल संधि। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सांस्कृतिक स्थल सुरक्षा। अब ये जूस कॉन्जेंस जो कन्वेंशन है कब हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में समझते हैं। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध, कब हुआ था? कोई बताएगा? आपको बताना है, ठीक है। आप मेरे कमेंट में करके बताना है कब हुआ, ठीक है। और इससे बहुत सारी चीज़ें मैं कल आपको बताऊंगा फिर। तो जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसके कारण क्या था कि जो भी हमारी कल्चरल हेरिटेज थी, सांस्कृतिक विरासत थी, उसको बहुत नुकसान पहुंचा था। तो उसी की वजह से 1954 में दी हेग कहाँ पे? वियना में सांस्कृतिक स्थल सुरक्षा संरक्षण हेतु इस जूस कोजेंस को अपनाया गया था। तो आप समझ गए होंगे जूस कोजेंस जो है ये कन्वेंशन संबंधित किससे? सांस्कृतिक स्थल सुरक्षा से। अच्छा, मैंने इसका क्या बताया, कहाँ अपनाया गया? 1954 में दी हेग में। अब आपको हेग का नाम सुनते ही एक चीज़ और याद आ जानी चाहिए, जो वियना में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट यूनाइटेड नेशन का। तो वो कहाँ है? क्या वो भी द हेग में है? आप इसको क्रॉस चेक करना, इससे क्या है आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आप चीज़ें रिवाइज करेंगे तो ठीक है। आप क्रॉस चेक करना, क्या दी हेग ही वो जगह है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और ये कहाँ? वियना में। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा, नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसी के साथ ही आपके लिए फिर मैं कल के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन पहला ये रहने वाला है कि भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर 5 मंथ 18 डेज, ऑप्शन सी 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आपको सही आंसर मेरे को कल आज आप बताएं वीडियो देख के कमेंट में अगर आपको पता है तो, क्योंकि बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कोई भी एग्ज़ाम या एग्जामिनर आपसे होप करता है कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे और फिर कल जो ये सीरीज़ की वीडियो होगी उसमें मैं इसका सही आंसर आपको बताऊंगा और इसको डिस्कस भी करेंगे। हम रटना कुछ नहीं है, सब समझना है और हम समझेंगे तो वही हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ऐसा ही नहीं हमें किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए जीके या जीएस या ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, नहीं। अब आज हम अगर एक बार ये सब प्रिपेयर कर लें तो इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सभी एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकते हैं। आपने देखा नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई उन्होंने एक एग्ज़ाम पास कर लिया तो दूसरा भी कर लेते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं। तो ये क्या है? यही तो चीज़ें सीखो, रटो मत। अगर आप सीख लेंगे चीज़ों को तो फिर वो किसी भी एग्ज़ाम में आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वहाँ से पार जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका भी आंसर आप ही बताएंगे मुझे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसंट्रेट। और जो भी नए वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आप एक दूसरे को इस वीडियो को शेयर करते सकते हैं जिनके लिए भी यूज़फुल हो, आप उनकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। एंड हेल्प ईच अदर, इसी तरह एक दूसरे की मदद करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है MB डिफेंस एकेडमी के नाम से, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगेन थैंक्स।